Hello everyone. So today we will discuss about the cash flow statement and we are discussing the cash flow pattern. So जब तक हम उसका फॉर्मेट नहीं सीख सकते तब तक हम कैश फ्लो के ऊपर बात नहीं कर सकते। और कैश फ्लो बनाने के लिए हमने बात की थी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो सिर्फ हमें इस फॉर्मेट को अपने माइंड में रखना है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग तक ही कवर करेंगे और नेक्स्ट हम अगली क्लास में कैश फ्लो जो हम डिसाइड कर रहे हैं ये क्या होता है। कैश फ्लो एज पर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं कि कैश फ्लो क्या चीज़ है, कैश फ्लो कैसे कंसिडर होगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैश फ्लो कंसिडरेशन कैसे लिया जाएगा। ठीक, तो ठीक, तो कैश फ्लो के बारे में क्या डिस्कशन है। नेट प्रॉफिट, देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लिख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितनी भी कंपनीज होती हैं सबसे पहले अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालती है, क्योंकि टैक्स देने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्लस एडजस्टमेंट फॉर कैश, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ले लेना है। उसमें हमने क्या करना है, नॉन कैश आइटम ऐड करनी है। नंबर वन डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होती है। तो इसके ऊपर अगर मुझे बात करनी पड़े तो ये नॉन कैश आइटम है। तो इस नॉन कैश आइटम के ऊपर मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि ये कैश में नहीं जा रहा, इसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि हमें जो कैश फ्लो बनाना है वो कैश के लिए बनाना है। दूसरी चीज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कंपनी बनने से पहले ही जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, वो कंपनी बनने से पहले के खर्चे हैं, वो कैश में क्यों जा रहे हैं। अब तो कंपनी बनने के बाद कैश फ्लो बना रहे हैं, इसलिए ये ऐड बैक होंगे। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज, इसका मतलब होता है कि जैसे गुडविल है आपकी पहले 10,000 रुपए की थी, अब गुडविल 8,000 की होगी, तो राइट ऑफ हो गई, ये अमोर्टाइज हो गई, ये ऐड बैक हो जाएगी। पेटेंट कम, अमोर्टाइज मतलब कम, बढ़ना नहीं चाहिए। ये भी एक तरीके का डेप्रिसिएशन होता है अमोर्टाइज, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, तो वैल्यू डाउन होनी चाहिए, हम ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जितना भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, क्यों, हमें EBIT निकालना होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसलिए हम ये ऐड बैक कर लेते हैं। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर लेते हैं। जितने भी इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी है वो हम ऐड कर देते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्यों ऐड होता है, क्योंकि हमने ये कैश तो दिया ही नहीं होता ना। अब 10 लाख रुपए की कोई मशीन है, आप 8 लाख की बेच रहे हो, तो 2 लाख का आपको लॉस है, क्या आपकी कंपनी से कैश जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आप उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स क्या होती है, डेटर के ऊपर जो हम प्रोविजन बनाते हैं। कभी डेटर के ऊपर प्रोविजन हमने बनाया, मान लो 1 लाख के डेटर थे, 10,000 का प्रोविजन बनाया, अगली बार हमने 12,000 का प्रोविजन बनाया, तो 2,000 का प्रोविजन बनाया, क्या प्रोविजन से पैसा गया, पैसा तो गया नहीं, तो कैश की पोजीशन तो आज भी वही है। तो कैश की पोजीशन सही करने के लिए हम आइटम ऐड करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर वन, प्लस adjustments, depreciation number one, preliminary expenses, discount on issue of debenture number two, goodwill, patent, trademark amortized number three, interest on short term and long term borrowings number four, interest on bank OD नंबर 5, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नंबर 6, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 7। ये सारी आइटम्स हम ऐड बैक कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लेस होने वाली आइटम पे। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, इनकम देखिए खर्चे प्लस इनकम माइनस, इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो इंटरेस्ट इनकम माइनस, डिविडेंड इनकम माइनस, रेंटल इनकम माइनस। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम कहाँ से मिलेगी, जब आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वहां से इंटरेस्ट आएगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिंग का, तो ऑपरेटिंग में तो नहीं होना चाहिए, माइनस। डिविडेंड इनकम, शेयर्स खरीदोगे फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, वहां से पैसा आएगा, माइनस। रेंटल इनकम, रेंट इन्वेस्टिंग पे मिलेगा, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ऑपरेटिंग का तो नहीं होगा, माइनस। जिस तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस, उस तरीके से गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस। 10 लाख वाली चीज 12 में बेचोगे तो 2 लाख आएगा, मगर वो इन्वेस्टिंग या कैपिटल नेचर का है, बार बार होने वाली आइटम का नहीं है, तो माइनस। डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट खर्चा बन के प्लस बढ़ाते हैं, ऐसे ये माइनस हो जाते हैं, तो देयर आर दीज आर माइनस। तो इसको करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इससे पहले जो भी प्रॉफिट है वो आपका आंसर होगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर हमारी करंट एसेट्स कम होंगी तो हम प्लस करेंगे। जैसे अब करंट एसेट्स क्या होती है वो हमें मालूम होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 1 के रिवाइज शेड्यूल नंबर 6 में पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है, वहां से करंट एसेट निकालिए, जैसे स्टॉक,
स्टॉक एक करंट एसेट्स है, डेटर एक करंट एसेट्स है, कैश एक करंट एसेट्स है, बैंक एक करंट एसेट्स है, बीआर एक करंट एसेट्स है, ठीक है, वहां से पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, ये सब एक करंट एसेट्स है। अगर वो कम हुई 2 सालों का हम देखेंगे, 2010 में मान लो मेरा स्टॉक 10,000 का था, आज मेरा स्टॉक 8,000 का है, तो स्टॉक कितने का कम हो गया? 2,000 रुपए का। तो ये एड बैक हो जाएगा। क्यों ऐड हुआ? दैट इज अ रीजन, क्योंकि हम करंट एसेट बना रहे हैं, हम कैश फ्लो बना रहे हैं। तो 10,000 वाली चीज 8,000 की स्टॉक है, तो इसका मतलब 2,000 कम है। 2,000 कम क्यों है? क्योंकि मेरे स्टॉक में पैसा कम लगा है, तो मेरी जेब से कैश कम गया है। ये मत सोचना कि एसेट कम हुई है, रटना नहीं है। 10,000 वाली चीज स्टॉक थी, आज 8,000 का स्टॉक है, तो क्यों है? क्योंकि 2,000 रुपए का स्टॉक कम है। क्यों कम है? क्योंकि मेरा कैश कम गया है। तो कैश कम होने से कैश बढ़ा है ना, तो मैंने एड बैक कर दिया, तो कैश मेरा पोजीशन में है, मैंने प्लस कर दिया। ऐसे ही डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो जाए करंट एसेट, 10,000 की थी अब 12,000 की हो जाएगी, तो स्टॉक कैसे बढ़ गया? मान लो पहले स्टॉक 10,000 का था, अब 12,000 का है, 2,000 बढ़ा, कैसे बढ़ा? 2,000 बढ़ा तो क्यों बढ़ा स्टॉक? क्योंकि मैंने सामान खरीदा होगा, स्टॉक खरीदा तो मेरी पेमेंट हुई होगी, तो पेमेंट मेरी गई। और कैश फ्लो में यही देखना होता है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो इसलिए हम इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस करते हैं। उसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर देते हैं। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले 10,000 के थे, आज 12,000 के, तो बढ़ गए क्रेडिटर। पर अभी हम पेमेंट तो नहीं करेंगे ना क्रेडिटर की, अगले साल में पे करेंगे, तो पैसे बचा कर रख लिए, प्लस, तो कैश फ्लो बढ़ा हुआ है, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पहले क्रेडिटर 10,000 के थे, आज क्रेडिटर 8,000 के, क्यों है? क्योंकि 2,000 की जेब से आपने पेमेंट कर दी, माइनस। तो ये तरीका हमारा यहाँ तक आता है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, ठीक है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। तो आपको जो पैसा मिलता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेशन से आया हुआ पैसा, ठीक है। और लास्ट पे इनकम टैक्स माइनस, तो इनकम टैक्स जितना भी आपका माइनस होगा, फिर बनता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिर्फ आज के लिए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमेशा, प्लस 7 आइटम माइनस 5 आइटम, ये सब नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन कैश में नहीं जाता, एड बैक। प्रीमिलियरी एक्सपेंसेस कंपनी बनने से पहले का खर्चा, पैसा नहीं गया, एड बैक। पेटेंट ट्रेडमार्क गुडविल रिटर्न ऑफ कम हो रही है, कैप जेब से तो जा नहीं रहा, प्लस एड बैक। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जाता है, हम कहाँ से देते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो हम इसे करते हैं प्लस। इंटरेस्ट ऑन बैंक कोडिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 10 लाख वाली चीज 8 लाख में 2 लाख तो अभी कैश गया ही नहीं, इसलिए प्लस। इंक्रीज इन द डाउटफुल डेब्ट्स, 10 वाले थे अब 12 के हो गए, डाउटफुल डेब्ट बढ़ गया, लेकिन हमारा डाउटफुल डेब्ट से पैसा तो नहीं गया ना, प्रोविजन ही बढ़ा है, जिससे पैसा तो पड़ा हुआ है, इसीलिए प्लस। इंटरेस्ट इनकम माइनस, डिविडेंड इनकम माइनस, रेंटल इनकम माइनस, क्योंकि ये तीनों इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के कई हिस्से हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस, डिक्रीज ऑन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस, अगर कम होता है तो। इस तरीके से ऐसे निकालने के बाद प्रॉफिट बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल से पहले जो प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर एसेट 10 की थी अब 8 की है तो कम हो गई, यानी प्लस। इंक्रीज इन करंट एसेट, पहले 10 की थी अब 12 की है, तो इसका मतलब 2,000 पैसे ज्यादा लग गए, माइनस। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, पहले लायबिलिटी 10 की थी अब 12 की है, इसका मतलब 2,000 ज्यादा लग गए, ज्यादा लग गए मगर देने तो बाद में है, तो प्लस। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 10 की 8 में, 2 की पेमेंट हो गई, पैसा चला गया, माइनस। ऐसे आप निकालोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। लास्ट में इनकम टैक्स पेड, जो आप पिछले साल का टैक्स, पता है पिछले साल की जितनी इनकम होती है उसका टैक्स आपको इस बार पे करना है, तो दिस इज द इनकम टैक्स पेड, उसमें से हम माइनस कर देंगे। कौन सी ईयर का होता है ये? हमेशा प्रीवियस ईयर का। कैश फ्लो में 2 साल होते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड इसमें से माइनस होता है। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, इसके लिए हम एक फॉर्मेट दिखाते हैं फटाफट फास्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपके पास एक नेट प्रॉफिट आएगा। कंपनी में जितना भी नेट प्रॉफिट होता है वो करंट ईयर का होता है और हमेशा वो आफ्टर टैक्स होता है, तो इसलिए लिखा है आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। इसमें हम 1 2 3 4 आइटम प्लस करेंगे, एक आइटम माइनस करेंगे, दिस इज द फॉर्मेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से ही हम रिजर्व में पैसा डालते हैं, तो हमारा प्रॉफिट तो अभी भी पड़ा है तो ऐड कर देते हैं। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है, एड बैक कर देंगे, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड प्रॉफिट से ही दिया जाता है। इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटीरियम डिविडेंड जो आप पे करोगे है तो आपके प्रॉफिट में से ही दिया गया, ऐड हो जाएगा। देखिए डिविडेंड और रिजर्व हमेशा प्रॉफिट से दिए जाते हैं, इसलिए मैं निकालना चाहता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पर मुझे उसके लिए क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट।
जो भी करंट ईयर का है उसमें ऐड बैक कर दीजिए कि कितना पैसा आपने रिजर्व में डाला, कितना आपने प्रपोज डिविडेंड बोल रखा है, कितना आपने इंटीरियम डिविडेंड बोल रखा है, ताकि हम जान लें कि हमारे पे कितना पैसा पड़ा है। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, देखिए टैक्स मेड ये मतलब ड्यूरिंग द ईयर का वर्ड मतलब होता है करंट ईयर। तो अगर मेरे पास टैक्स है 2010 2011 और 10 का टैक्स है 10,000 और 11 का टैक्स है 20,000, तो मैं 11 वाले टैक्स की बात कर रहा हूँ। करंट ईयर को ड्यूरिंग द ईयर कंसीडर करेंगे। तो ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। देखिए हर वर्ड्स को देखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का क्योंकि पैसा गया नहीं है, इंटीरियम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आगे जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स आगे जाएगा, करंट ईयर का है, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई टैक्स आपसे मिलकर आता है गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में कैसे आता है वो जरूरी होता है, अगर कंडीशन स्पेसिफाइड होता है। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, जनरली इट इज क्लियर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फटाफट देखिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका, नेट प्रॉफिट करंट ईयर आफ्टर अप्रिसिएशन प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड प्लस इंटीरियम डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी मेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब करंट ईयर माइनस रिफंड ऑफ टैक्स। दिस इज द फॉर्मेट वी हैव टू डिस्कस इट। ठीक है, तो सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है, इनटू द फ्रीक्वेंटली मैनर एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वी हैव कंसिडर्ड, और उसके बाद हम काम बाद में करेंगे। सो सी यू सून।